Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में जिसका टाइटल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 1 ओवरव्यू, नंबर 2 व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे टॉपिक के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 45। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ओवरव्यू, ओवरव्यू को हिंदी में कहते हैं अध्याय का परिचय। इन दिस चैप्टर we will talk about the role of international organizations after the breakup of the Soviet Union। इस अध्याय में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर चर्चा करेंगे सोवियत संघ के विघटन के बाद, या फिर हम कह सकते हैं सोवियत संघ के विभाजन के बाद या फिर सोवियत संघ के टूटने के बाद। We will see how the world changed। हम देखेंगे कि दुनिया कैसे बदल गई and why there were calls to change these organizations to handle new problems like the rise of US power। मतलब और अमेरिका की शक्ति के उभार जैसे नए समस्याओं से निपटने के लिए इन संगठनों में बदलाव की मांग क्यों उठी। We will look at how the United Nations Security Council might need reforms। मतलब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है and why it is difficult to make changes। और बदलाव करना क्यों कठिन है। We will also see India's role in the United Nations and what it thinks about these reforms। हम यह भी जानेंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र में क्या भूमिका निभाता है और इन सुधारों के बारे में उसकी क्या दृष्टि है। The chapter will ask if the United Nations can still help in a world where one superpower is very strong। यह अध्याय यह पूछेगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र अभी भी उस दुनिया में मदद कर सकता है जहां एक महाशक्ति बहुत ही प्रबल हो। Finally, we will also learn about other international organizations that are important today। अंततः हम उन अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी जानेंगे जो आज महत्वपूर्ण है। दिस इज द यूनाइटेड नेशंस लोगो। आप अपने पेज नंबर 45 पे राइट हैंड साइड पे यूनाइटेड नेशन लोगो देख रहे हैं। चलिए उस लोगो के नीचे क्या लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द यूनाइटेड नेशंस लोगो। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक है, मतलब कि लोगो है। फर्स्ट, द लोगो शोज अ वर्ल्ड मैप। इस प्रतीक में सबसे पहले एक विश्व मानचित्र दिखाया गया है। वर्ल्ड मैप को हिंदी में कहते हैं विश्व मानचित्र। सेकेंड, अराउंड द मैप देयर आर ऑलिव ब्रांचेस। मतलब कि इस मानचित्र के चारों ओर जैतून की शाखाएं लगी हैं। ऑलिव ब्रांचेस को हिंदी में कहते हैं जैतून की शाखाएं। थर्ड, दीज ऑलिव ब्रांचेस स्टैंड फॉर वर्ल्ड पीस। मतलब ये जैतून की शाखाएं विश्व शांति का प्रतीक हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 46। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब क्यों अंतर्राष्ट्रीय संगठन। द कार्टून्स ऑन दिस पेज शो दैट सम पीपल थिंक द यूनाइटेड नेशन इज नॉट इफेक्टिव। इस पृष्ठ पर के कार्टून दर्शाते हैं कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि संयुक्त राष्ट्र प्रभावी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द लेबनन क्राइसिस इन 2006 द यूनाइटेड नेशन कुड नॉट एक्ट क्विकली। मतलब कि उदाहरण के लिए 2006 के लेबनान संकट के दौरान संयुक्त राष्ट्र तुरंत कार्रवाई नहीं कर सका।
Many people believe the United Nations is very important for peace and progress in today's world. मतलब कई लोग मानते हैं कि आज की दुनिया में शांति और प्रगति के लिए संयुक्त राष्ट्र अत्यंत महत्वपूर्ण है. The United Nations represents hope for humanity and helps to avoid wars. मतलब कि संयुक्त राष्ट्र मानवता के लिए आशा का प्रतिनिधित्व करता है और युद्धों को टालने में सहायता करता है. Why do we need such organizations? हमें ऐसे संगठनों की आवश्यकता क्यों है? A former United Nations Secretary General said, मतलब कि एक पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा था, The United Nations was not created to take humanity to heaven. मतलब कि संयुक्त राष्ट्र मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया था, but to save it from hell. बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए बनाया गया था. Another former United Nations leader said, the United Nations is a place where countries can talk and solve problems with words, not war. मतलब एक अन्य पूर्व संयुक्त राष्ट्र नेता ने कहा था, संयुक्त राष्ट्र वह जगह है जहां देश बात करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, युद्ध द्वारा नहीं. Why are they important? ये संगठन क्यों महत्वपूर्ण हैं? First, international organizations cannot solve everything, but they are helpful. मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर चीज हल नहीं कर सकते, लेकिन वे मददगार होते हैं. Second, they help with war, peace and cooperation between countries. मतलब ये युद्ध, शांति और देशों के बीच सहयोग में सहायक होते हैं. थर्ड, दे वर्क टू मेक लाइफ बेटर फॉर ऑल पीपल. मतलब ये सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करते हैं. फोर्थ, कंट्रीज ऑफन हैव कॉन्फ्लिक्ट्स बट दीज ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प देम सॉल्व इश्यूज विदाउट फाइटिंग. मतलब कि देशों के बीच अक्सर संघर्ष होते हैं, लेकिन ये संगठन उन्हें बिना लड़ाई के मुद्दों को सुलझाने में मदद करते हैं. अबाउट द कार्टून. अब इस पेज पे जो कार्टून बना है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि दिखाता में लेबनान क्राइसिस 2006 से रिलेटेड है. मतलब कि हम कह सकते हैं इस कार्टून के बारे में जो कि लेबनान संकट 2006 से संबंधित है. In June 2006, Israel attacked Lebanon. Israel said it was necessary to fight the militant group that is Hezbollah. मतलब कि हम कह सकते हैं कि जून 2006 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया. इजराइल का कहना था कि यह हेजबल्ला जो कि एक क्या है, जो कि एक जैसे कि एक उग्रवादी संगठन, मतलब कि मिलिटेंट ग्रुप है ये, से लड़ने के लिए आवश्यक था. Many civilians were killed. मतलब कई नागरिक मारे गए. And public buildings and homes were destroyed by Israeli bombings. मतलब कि और सार्वजनिक भवन तथा घर इजरायली बमबारी से तबाह हो गए. द यूनाइटेड नेशन एक्टेड स्लोली. मतलब कि संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई धीमी रही. फर्स्ट, इट पास्ड अ रेजोल्यूशन ओनली इन अगस्त. तो हम कह सकते हैं उसने अपना प्रस्ताव केवल अगस्त में पारित किया. सेकेंड, इजरायली ट्रूप्स लेफ्ट लेबनान ओनली इन अक्टूबर. तो हम कह सकते हैं इजरायली सैनिक अक्टूबर में ही लेबनान से चले गए. तो हम क्या कह सकते हैं, these cartoons show criticism of the United Nations and its Secretary General for being slow and ineffective during this crisis. मतलब कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ये कार्टून संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव की इस संकट के दौरान धीमे और अप्रभावी व्यवहार की आलोचना दिखाते हैं. अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 47. चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं. कंट्रीज ऑफन हैव कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस. मतलब देशों के बीच अक्सर संघर्ष और मतभेद होते हैं. इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दे कैन डिस्कस प्रॉब्लम्स. मतलब लड़ाई करने के बजाय वे समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं. एंड फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस.
और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प इन सच सिचुएशंस, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी स्थितियों में मदद करते हैं। What is an international organization? मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? It is not a world government. यह एक वैश्विक सरकार नहीं है। It is created by countries and works for them. मतलब यह देशों द्वारा बनाया जाता है और उनके लिए काम करता है। Once formed, it helps countries solve problems together. मतलब एक बार बन जाने के बाद यह देशों को मिलकर समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। हाउ आर दे हेल्पफुल, मतलब ये कैसे मददगार हैं। सम प्रॉब्लम्स कैन ओनली बी सॉल्व इफ ऑल कंट्रीज वर्क टुगेदर, मतलब कुछ समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब सभी देश मिलकर काम करें। फर्स्ट एग्जाम्पल है डिजीजेस, एवरीवन मस्ट वैक्सीनेट टू स्टॉप देम। तो पहला उदाहरण है डिजीजेस। डिजीजेस को हिंदी में कहते हैं रोग। एवरीवन मस्ट वैक्सीनेट टू स्टॉप देम, मतलब कि इन्हें रोकने के लिए सभी को टीका लगवाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग, ऑल कंट्रीज मस्ट एक्ट टुगेदर। तो हम कह सकते हैं दूसरा उदाहरण है ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापमान। ऑल कंट्रीज मस्ट एक्ट टुगेदर, सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। If countries do not cooperate, sea levels will rise and flood coastal areas. मतलब यदि देश सहयोग नहीं करते हैं तो समुद्र स्तर बढ़ेगा और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आएगी। A better solution is when big industrial countries work together to reduce pollution. तो हम कह सकते हैं कि एक बेहतर समाधान तब है जब बड़े औद्योगिक देश मिलकर प्रदूषण कम करने के लिए काम करें। Why is cooperation difficult? मतलब सहयोग क्यों कठिन है? Countries agree that they should cooperate, but they disagree on how to do it. हम कह सकते हैं कि इस बात पर जो देश होते हैं, देश इस बात पर सहमत होते हैं कि उन्हें सहयोग करना चाहिए, लेकिन वे इसे कैसे करें इस पर असहमत होते हैं। They fight over, वे क्या करते हैं, वे इन मुद्दों पर लड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हु विल पे द कॉस्ट, मतलब कि लागत कौन वहन करेगा। सेकंड, हाउ टू शेयर बेनिफिट्स फेयरली, मतलब लाभ को समान रूप से कैसे साझा किया जाए। थर्ड, हाउ टू मेक श्योर नो वन चीट्स, मतलब कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कोई धोखा ना दे। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में। फर्स्ट, दे गिव रूल्स एंड सिस्टम फॉर फेयर कोऑपरेशन, मतलब कि ये न्यायपूर्ण सहयोग के लिए नियम और प्रणालियां प्रदान करते हैं। सेकेंड, दे हेल्प कंट्रीज ट्रस्ट ईच अदर बाय मेकिंग एग्रीमेंट्स क्लियर, मतलब कि ये देशों को समझौते के माध्यम से एक दूसरे पर विश्वास करने में मदद करते हैं। अब हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इस पेज पे ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए इसमें क्या लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक वैश्विक संगठन है। इट लुक्स आफ्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रूल्स दैट वर्क एट द इंटरनेशनल लेवल। तो हम कह सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले वित्तीय संस्थानों और नियमों की देखरेख करता है। The IMF has 190 member countries as on 19 फरवरी 2024। हम कह सकते हैं कि IMF के 100 IMF में कितने हैं? IMF में 190 सदस्य देश हैं और ये जो डेटा है ये किसके अकॉर्डिंग है? 19 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग है। ऑल मेंबर्स आर नॉट इक्वल, हम कह सकते हैं कि सभी सदस्य एक समान नहीं हैं। अब हम बात करेंगे द G7 कंट्रीज हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ वोट्स। इसका मतलब होता है G7 देशों के पास वोटों का सबसे अधिक हिस्सा है। फर्स्ट,
यूएसए के पास 16.52% है। सेकंड जापान के पास 6.15% है। थर्ड जर्मनी के पास 5.32% है। फोर्थ फ्रांस फ्रांस के पास 4.03% है। और फिफ्थ यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम के पास 4.03% है। सिक्स्थ इटली इटली के पास 3.02% है। सेवेंथ कनाडा 2.22% है शेयर ऑफ वोट्स इन सभी कंट्रीज के पास देखा जाए तो। टुगेदर टुगेदर G7 कंट्रीज हैव 41.29% ऑफ द वोट्स, मतलब कि कुल मिलाकर G7 देशों के पास 41.29% वोट है। तो अभी इस स्लाइड में हमने बात की कि किन कंट्रीज के पास कितने शेयर ऑफ वोट्स हैं। अब हम बात करेंगे अदर इम्पॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में, मतलब अन्य महत्वपूर्ण सदस्य के बारे में। फर्स्ट चाइना चाइना के पास 6.09% शेयर ऑफ वोट्स है। सेकंड है इंडिया इंडिया के पास 2.64% है। थर्ड है रशिया 2.59%। फोर्थ है ब्राज़ील 2.22%। फिफ्थ है सऊदी अरेबिया 2.02%। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 48। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर द कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध के बाद, द यूनाइटेड नेशन मे हैव अ न्यू रोल आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड। हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन को एक नई भूमिका निभाने की आवश्यकता महसूस हुई है। द यूनाइटेड स्टेट has its allies became very powerful after their victory। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की विजय के बाद वे अत्यधिक शक्तिशाली बन गए थे। Many governments and people were worried that Western countries, especially the US, had too much power। मतलब कई सरकारें और लोग चिंतित थे कि पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका के पास अत्यधिक शक्ति ना हो जाए। They feared they would be no there would be no control over what the US wanted। मतलब कि वे डरते थे कि अमेरिका जो चाहेगा वही होगा और उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। द क्वेश्चन वॉज, तो प्रश्न यह था कि कैन द यूनाइटेड नेशन हेल्प इन क्रिएटिंग डायलॉग एंड डिस्कशन विद द यूएस इन पर्टिकुलर। मतलब कि क्या यूनाइटेड नेशन विशेष रूप से अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा स्थापित करने में मदद कर सकता है। एंड कुड इट लिमिट द पावर ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट, और क्या यह अमेरिकी सरकार की शक्ति को सीमित कर सकता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो कंटेंट था वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।